नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी पैसे के दम पर, सिर्फ पैसे के दम पर मुंबई चुनाव जीतने जा रही है, या फिर ठाकरे ब्रदर्स, एक यूनाइटेड ठाकरे फैमिली इस बार बीजेपी की लुंगी उठाकर पुंगी बजाने जा रही है? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। अब सवाल यह भी है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस बार 80 से ज्यादा सीटें जीतकर इस देश की सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा जमा लेंगे, या फिर बीजेपी पैसे लुटाकर मुंबई को लूट लेगी? और सवाल यह भी है कि 16 जनवरी को जब वोटों की गिनती होगी तो फिर मुंबई का अगला किंग कौन होगा? माया नगरी का अगला किंग कौन होगा? मुंबई का अगला किंग कौन? दोस्तों, क्योंकि ये चुनाव माया नगरी में हो रहा है, देश की कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई में हो रहा है, जहां पैसा बोलता है, तो शुरुआत जो है वो पैसों की कर लेते हैं, बात पैसों की ही कर लेते हैं, जहां अमित शाह के चेले हर पुराने रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। अवस्थेमध्ये आहेत। हे बघा, अशा प्रकारे हा पैसा इथे वाटला जातो। किसने पैसे दिए आप बता सकते हो? बताओ, आप डरिए ना, बताओ। मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह आज बेहद रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं। मकर संक्रांति का दिन है, पतंग उड़ाई जा रही है छत से, देश के गृह मंत्री। लेकिन सच ये है कि अहमदाबाद से 500 किलोमीटर दूर मुंबई में घर घर पैसों की पतंग उड़ रही है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, पैसों का कितना बड़ा खेल इस बार हो रहा है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, प्रमाण देना चाहता हूं, एग्जाम्पल से प्रूव करना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल, और यह वीडियो जो अब वायरल हो रहा है पूरे देश में, इसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह बीजेपी घर घर लिफाफे बांट रही है। और इस लिफाफे में सिर्फ वोटर की पर्ची नहीं है, इस लिफाफे में हरे हरे नोट हैं जो घर घर बट रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर दो में आप एक ऐसा वीडियो देखेंगे, ये भी वायरल हो रहा है, जहां छोटे छोटे आयोजन, गली गली के आयोजन में डांस पार्टियां हो रही हैं, महंगी बार डांसर जो हैं वहां स्टेज पे नाच रही हैं, ऑडियो सिस्टम है, और मंच के पीछे जो कुछ ऐसी पार्टियों में होता है वो सब आप सोच सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन के चुनाव में एक एक उम्मीदवार एक एक सभा में पैसे लुटा रहा है, तिजोरी खोल रहा है। पैसे का किस तरह से बोलबाला है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अब ये जो स्कीम आप देख रही हैं, लाडली बहन योजना, इस पर बहुत आपत्ति कांग्रेस ने की, शिवसेना ने की, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने की, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने की, कि भाई ये हो क्या रहा है कि आप वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के खाते में सीधे कैश डाल रहे हैं। अब चुनाव आयोग, आप जानते हैं कि जो पार्टी चाहती है वही हो जाता है, लिहाजा घर घर वोटिंग से पहले इस सरकारी योजना का कैश पैसा सीधे खाते में जा रहा है। और अगर आप पूरी स्कीम देखेंगे तो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4, पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, बहाया जा रहा है। अगर मैं मुंबई शहर की बात करूं तो सड़क किनारे जो होर्डिंग होती है, एक एक होर्डिंग, छोटी छोटी होर्डिंग का जो महीने का किराया लाखों में जाता है। अब आप सोचिए कि जिस तरह से बिल्डिंग की बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर बीजेपी की, मोदी जी के होल्डिंग्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप खुद तय करिए कि इसका महीने का किराया कितना होगा। और ऐसी होर्डिंग्स मुंबई के हर नुक्कड़ पर आपको दिखेंगे। करोड़ों का बजट भी इस तरह का कैंपेन नहीं कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं बेहिसाब बजट, पैसा खर्च किया जा रहा है, और चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा। और उधर अगर आप प्रचार देखेंगे तो प्रचार ऐसा बीजेपी का हो रहा है जैसे राजे रजवाड़ों का कोई जुलूस निकल रहा हो। ये साहब जो हैं नारायण राणे के बेटे हैं, जरा इनका भी देख लीजिए शान शौकत, और अंदाज़ा लगाइए कि पैसा किस तरह से बीजेपी पानी की तरह बहा रही है। और दोस्तों, जो बात चौंकाती वो ये कि जो नज़ारा हमें और आपको दिख रहा है, मुंबई के हर वोटर को दिख रहा है, वो नज़ारा इलेक्शन कमीशन को, आयोग को नहीं दिख रहा। और ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी को आयोग कदम कदम पर सारे मौके दे रहे हो कि जो मन आए वो करो, किसी तरह से चुनाव जीतो। भारतीय जनता पार्टी, शिंदेगढ़ और अजित पवार को डोर टू डोर पैसा बांटने की खुली छूट और लाइसेंस दिया है कि आप जाइए घर घर
और जो आपका पैसा देना है ना, वोटरों को खरीदना है, तो आप घर घर जाकर वोटर्स को खरीद सकते हो, पैसा दे सकते हो, पाकिट दे सकते हो। इसीलिए प्रचार बंद होने के बाद भी प्रचार शुरू करने की, प्रचार शुरू रखने की, डोर टू डोर कैंपेन करने की लाइसेंस दिया है, करप्शन का खुला लाइसेंस दिया है। दोस्तों, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरों से आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन बीजेपी की इस बेशुमार दौलत पर कहीं ना कहीं मुझे ठाकरे ब्रदर्स हावी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ठाकरे ब्रदर्स ने पैसा तो नहीं खर्च किया, लेकिन उनकी रैलियों में जो भीड़ स्वतः आ रही है, वहां पर उस मंच से ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी मानुस का जो इमोशन है, वो जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आखिरी वक्त पर जगा दी हैं। और अगर मराठी मानुस उसका इमोशन जागता है तो बीजेपी के लिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, फिर आफत है। पैसे टाका, माणसं फोडा, यांचं मुंबईवरचं लक्ष उडालं पाहिजे, महाराष्ट्रावरचं लक्ष उडालं पाहिजे। हे मराठी म्हणून कधी एकत्र येताच कामा नयेत। पण आमच्याच घरामध्ये येऊन जे दादागिरी करतायत त्यांच्या विरुद्ध आम्ही आवाज नाही उठवायचा तर काय लेंड्या टाकायच्या? आणि मला एक मराठी माणूस असा दाखवा की जो परराज्यात जाऊन ह्यांचे जे पोपटलेले आहेत त्यांच्यासारखा दादागिरी करतोय। अब दोस्तों, कई साल बाद जिस तरह से राज ठाकरे एक मंच पर उद्धव ठाकरे के साथ आ गए, ये जो दोनों भाई मिल रहे हैं मुद्दतों के बाद, जमाने के बाद, इन दोनों भाइयों ने मंच पर एक साथ आकर बाला साहब ठाकरे की यादों को मुंबई में फिर से ताजा कर दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ठाकरे ब्रदर्स के साथ मुस्लिम भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, डिसाइसिव मुस्लिम्स भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार ठाकरे और बीजेपी एक साथ नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। 36 का आंकड़ा है और बीजेपी को हराने के लिए अगर ठाकरे ब्रदर्स मजबूती से लड़ते हैं तो कॉमन सेंस कहता है कि मुस्लिम सीधे सीधे ठाकरे ब्रदर्स के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी को हराना है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि 74,000 करोड़ के बजट वाली इस कॉरपोरेशन को जीतने के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है और ठाकरे ब्रदर्स की स्ट्रैटेजी क्या है। वैसे अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे बीएमसी का 2017 में जो हुआ था, उसमें शिवसेना, तब यूनाइटेड शिवसेना थी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस वक्त। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एकनाथ शिंदे जो आज अलग हो गए हैं, बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, उस वक्त वो शिवसेना में थे। तो जो नई शिवसेना है जिसमें राज और उद्धव एक हैं, वो माइनस शिंदे है। लेकिन पिछले चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और पिछले 25-30 वर्षों से बीएमसी में, मुंबई में एक छत्र राज रहा है। अगर आप 2017 का अगर आप नतीजा देखते हैं, जो लास्ट इलेक्शन था, उसमें शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, नंबर 1 पार्टी। बीजेपी नंबर 2 पार्टी थी 82 सीटों के साथ। कांग्रेस के पास 31 सीटें थी। एनसीपी शरद पवार, अब अजीत पवार शरद पवार आप कह सकते हैं, 9 सीटें थीं। राज ठाकरे तब अलग लड़े थे, 7 सीटें थीं। समाजवादी पार्टी का कुछ पॉकेट्स में अखिलेश यादव का बड़ा असर है अबू आज़मी की वजह से, 6 सीटें। और एमआईएम ने भी खाता खोल दिया था 2017 में 2 सीटों के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिवसेना इस बार 84 सीटें ही लाने जा रही, जो पिछला उसका जो रिकॉर्ड था, लेकिन अगर 75 से 80 सीटें भी शिवसेना को आती, जो उनका लक्ष्य है, जो रणनीति है कि कम से कम 75 प्लस अगर दोनों भाई मिलकर सीटें लाते हैं, 75-80, तो फिर बाकी जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है या एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी है, या फिर आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, ये जो पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां जो हैं, वो बीजेपी को अपोज करने के लिए वो ठाकरे ब्रदर्स के साथ आ सकती। तो ठाकरे ब्रदर्स के लिए जो टारगेट है 70 से 80 बीच का है, क्योंकि अगर आप 70-80 सीटें हैं तो आपको कुछ सीटें मिल जाती हैं कांग्रेस से, तो आप 114 के बहुमत संख्या तक पहुंच सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है। अब ठाकरे ब्रदर्स के लिए जो मेन कांटा है, रास्ते का जो कांटा है, वो एकनाथ शिंदे, जो उनके पहले मुंशी थे, मैनेजर थे, सारा काम धाम देखते थे, जो अब अलग हो गए हैं। शिंदे ने पिछले कुछ वर्षों में, खासकर जब वो मुख्यमंत्री बने, तो शिवसेना की जो शाखाएं थीं गली गली, वहाँ पर जो ठीक ठाक लोग थे, पैसा देकर, कुछ ना कुछ ताकत देकर उनको अपने साथ कर लिया। तो अब ठाकरे ब्रदर्स की कोशिश है कि इमोशंस के नाम पर, मराठी मानुस के नाम पर, वो जो लोग छीन लिए गए पैसे के दम पर, जिनको बरगला कर एकनाथ शिंदे ले गए, उनको वापस लाया जाए।
खासकर चेंबूर के इलाके में, या फिर आप दहिसर कह सकते हैं, अंधेरी ईस्ट कह सकते हैं, विक्रोली कह सकते हैं, ये जो इलाके हैं जहां पर शिंदे ने सेना के पुराने आदमियों को तोड़ा है, उनको वापस ठाकरे ब्रदर्स लाना चाहते हैं। और अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो शिंदे को नुकसान है, ठाकरे ब्रदर्स को काफ़ी फायदा होगा। अब अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें तो बीजेपी नॉर्थ मुंबई में काफ़ी फोकस कर रही है, हालांकि वो गढ़ भी उनका रहा है जहां गुजराती संख्या या उत्तर प्रदेश से आए लोग हैं, फिर बीजेपी का अपना वोट बैंक है, प्लस शिंदे से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा बीजेपी को मिल ही रहा है और कुछ वोट ध्रुवीकरण पे उनके साथ आ सकता है कम्युनल पोलराइजेशन के ज़रिए। बीजेपी को लगता है कि अगर 90 सीटें अगर उन्होंने जीतनी, 90 के आसपास वो पहुंचते हैं, तो फिर शिंदे साहब इतनी सीटें ले आएंगे कि बीजेपी 114 के मार्क से ऊपर पहुंच जाएगी। यानी 114 का जो मेजॉरिटी मार्क है, जो बहुमत की संख्या, वहाँ तक बीजेपी पहुँच सकती है और हो सकता है उससे आगे भी चली जाए। बीजेपी में तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि साहब हम 160-170 सीटें लाकर पूरी तरह से स्वीप करने जा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी 90+ पे जाती है, शिंदे 20-25 सीटें लाते हैं, तो बीजेपी की सरकार बन सकती है और वैसे भी सिस्टम साथ है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, आपके जहन में भी होगा और मेरे जहन में भी है कि भाई ये जो सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस देश का, बल्कि एशिया का लोग कहते हैं, 74,000 करोड़ का सालाना बजट, बहुत से राज्यों का इतना बजट नहीं है। इस पर काबिज कौन होने जा रहा है, किसका कब्जा होगा? बीजेपी की बात तो मैंने आपके सामने रखी दी है, लेकिन अगर मैं विपक्ष की पूरी बात करूं, अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जिसको लीड ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं, ठाकरे ब्रदर्स के साथ अगर उनके दो फैक्टर काम कर गए तो इस चुनाव के नतीजों को वो प्रभावित करेंगे, उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। और वो दो फैक्टर बेहद इंपॉर्टेंट। नंबर 1 फैक्टर मराठी मानूस। अगर 35 से 40% या कुछ लोग कहते हैं 25 से 35%, ये जो मराठी स्पीकिंग मराठी लोग हैं, मराठी मानूस, अगर ये पूरी तरह से शिफ्ट होता है ठाकरे ब्रदर्स की तरफ, अगर वो अपनी तरफ खींच लेते हैं इसको, तो एडवांटेज ठाकरे ब्रदर्स है। और दूसरी तरफ 15 से 20% मुस्लिम, और कुछ पॉकेट में तो और भी ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। अगर ये मुस्लिम वोटर, क्योंकि अगर देखा जाए तो ठाकरे ब्रदर्स अपोजिशन के ही चेहरा हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर ये मुस्लिम एन ब्लॉक शिफ्ट होता है ठाकरे ब्रदर्स की तरफ, इनकी तरफ आता है, तो ये भी एडवांटेज ठाकरे ब्रदर्स होगा। तो मुस्लिम क्या शिफ्ट करेंगे बीजेपी को हराने के लिए ठाकरे की तरफ, और क्या मराठी मानूस मराठी अस्मिता के नाम पर, इमोशंस के नाम पर, बाला साहब के ये जो दो आप कह सकते हैं बेटे हैं, एक भतीजा है और एक बेटा है, इनके साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये बहुत कुछ चुनाव पर असर करने जा रहा है। और हमें लगता है 16 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो एक बार फिर से हम इसका आकलन करेंगे कि ठाकरे जीते तो क्यों जीते, ठाकरे हारे तो क्यों हारे, बीजेपी अगर स्वीप कर गई तो क्या वजह थी। अब दोस्तों, ये आज का वीडियो था और एक आखिर में एक छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने इस चैनल को जो आपका ही चैनल है, आपकी हौसला अफजाई से चल रहा है, अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहें इसको सब्सक्राइब करें। और एक और रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपने कमेंट्स की वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कैसा वीडियो होना चाहिए, वो प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। इतनी सी जहमत उठाइए, 2 लाइन ज़रूर लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, और मैं ज़रूर उस पर गौर करूँगा, मेरी टीम उस पर ज़रूर गौर करेगी। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।